नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मार्च 2021 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इवेंट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। हमारा मंथली करंट अफेयर का वीडियो होता है। इसमें सबसे पहले सेक्शन वाइज न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट वाली, और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और कुछ ऐसे एमसीक्यूज में वो न्यूज़ कवर होती है जो किसी भी तरह के सेक्शन में डिवाइड नहीं की जा सकती है। सारे के सारे इन तरह के एग्जाम्स में हमारा करंट अफेयर्स रेलिवेंट होता है, और लगातार आप हमारा करंट अफेयर देखकर आप बताते रहे हैं कि लगातार आपने सारे के सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में सही करे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आप क्वेरी कर सकते हैं इन दो गिवन नंबर पर, और ये तीसरा नंबर व्हाट्सएप का है, इस पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन विभिन्न एग्जाम्स के लिए हमारे पेड कोर्स लगातार चलते रहते हैं। सेक्शन वाइज न्यूज़ में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एग्रीमेंट्स या फिर समझौते। इसमें खाली मोस्ट रेलिवेंट यहाँ पर समझौते हमने लिए हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसी भी इररेलिवेंट फैक्ट को हटा दिया गया है। भारत फिलीपींस ने समझौता किया है किस क्षेत्र में? रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद फरोख्त में। और उसमें बेसिकली आपको याद कर रखना है कि फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब खरीदेगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इतना डीप नहीं बना, इतना डिटेल नहीं देते हैं आपको हिंट नहीं देने देते हैं। आपसे पूछेंगे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत से कौन खरीदेगा, या फिर किसने समझौता किया है ब्रह्मोस खरीदने के लिए, तो उसका आंसर आप लगाएंगे फिलीपींस ऑप्शन में। उत्तर प्रदेश और एमपी सरकार के बीच समझौता हुआ है। ये किस लिए हुआ है? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों का समझौता करवाया है। इसमें क्या है? अधिशेष जल यानी सरप्लस वाटर जो मध्य प्रदेश के पास है पन्ना जिले में, वो केन नदी, जो उत्तर प्रदेश मतलब जो केन नदी है वहाँ पर, उससे भेजेंगे बेतवा नदी में उत्तर प्रदेश में, जिससे कि जो बेतवा के आसपास जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पर जो सूखा पड़ता है, सूखा एरिया है बुंदेलखंड रीजन, वहाँ पर सरप्लस वाटर भेजेगा मध्य प्रदेश। ये है कुल मिलाकर के समझौता। उसमें ओवरऑल आप नदियों का नाम ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ आदान प्रदान होगा। केन से बेतवा की ओर पानी छोड़ा जाएगा। ये है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अपॉइंटमेंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीसी मोदी या फिर प्रमोद चंद्र मोदी, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इनकी पुनः नियुक्ति की गई है, मतलब ये पहले भी थे। इनकी मतलब इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आप कोविड के टाइम से देख रहे हैं इनका कार्यकाल लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं, हो सकता है फिर बढ़ा दें। ठीक, तो उसके बाद जयदीप भटनागर पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बन गए हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। इन्होंने किसकी जगह ली है? कुलदीप सिंह धतवालिया की, केएस धतवालिया की। तो अब कुलदीप सिंह धतवालिया जहां पर भी आपने नोट्स में लिख रखा था उसको वहां पर एडिट करके संशोधित करके इनका नाम जोड़ लीजिए, जयदीप भटनागर। आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह अब बन गए हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी, डायरेक्टर जनरल। एपी माहेश्वरी थे जो हमने डिस्कस किया था पिछले मंथ्स में, अब वहां पर आप एडिट कर लीजिए जाकर के। मैरी कॉम को अभी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मतलब संघ ने अभी दिग्गज समिति का अध्यक्ष इनको नामित किया। एक वेटरन समिति बनाई जाती है, जो बहुत वेटरन प्लेयर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, तो उन वेटरन्स का अध्यक्ष बनाया गया है मैरी कॉम को। और मैरी कॉम अपना आखिरी ओलंपिक खेलेंगे टोक्यो में। तरुण बजाज ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं, इनका नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद भारतीय अर्थशास्त्री अलीजिया नरोहना, ये जो फीमेल है बेसिकली, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के तौर पर नामित किया गया, यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ यूनेप। तो जहाँ पर भी यूएन के किसी बॉडी में, किसी बाहर कंट्री में, किसी बाहर के कोर्ट में अगर किसी जो है भारतीय मूल के व्यक्ति को अगर कोई पोस्ट दी जा रही तो इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया मतलब भारतीय मूल की है ये, भारतीय मूल की इकोनॉमिस्ट लीजिया नरोना, इनको यूनेप के न्यूयॉर्क ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है यूनेप का। नौरीन हसन न्यूयॉर्क में जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेशन ऑफिसर और पहली वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। उसके बाद सामिया सुलू के बारे में और भी देखेंगे हम ऑबिचुरी में जब बात करेंगे। अभी तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे उनकी हो गई थी मृत्यु। सामिया सुलू वहाँ पर थी वाइस प्रेसिडेंट, और सामिया सुलू उनकी जगह अब आ गई हैं प्रेसिडेंट के पद पर। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, और तंजानिया की ये पहली फीमेल कंट्री हेड या फिर प्रेसिडेंट बनी है, ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं GR चिंटला, या फिर इनका नाम है पूरा गोविंद राजुलू चिंटला, इनको एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। हमने आपको बताया कि जब भी यहाँ के किसी व्यक्ति को बाहर की किसी बॉडी में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पद मिलता है तो इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू जो है ये हमारे 14वें CAG तो हैं ही, अभी ये संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं। 2020 में भी थे, अब 2021 के लिए बन गए हैं। और अभी जो छत्तीसगढ़ का PCS हुआ था प्रीलिम्स वाला, उसमें पूछा था कि कौन से नंबर के हमारे CAG बने हैं GC मुर्मू, तो आपको 14वां याद रखना है। ये वैसे हमने प्रीवियस करंट अफेयर में डिस्कस किया हुआ है जब इनका फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ था। मिस्टर GP सावंत ये बन गए हैं न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। ये 2 साल के लिए, 2 साल तक ये फैक्ट आपके दिमाग में रखना है कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन है, मिस्टर या फिर डॉक्टर GP सावंत। दीपक मिश्रा बन गए हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक यानी कि CEO और डायरेक्टर। आईपीएस ऑफिसर MA गणपति ये बन गए हैं
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के डीजी। ये सब जहाँ पर भी डिफेंस एग्जाम में होते हैं तो ये सब पद पूछे जाते हैं, नॉर्मल यूपीपीसीएस वगैरह नहीं पूछेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबर्स में ये होता है कि आप ये करंट अफेयर क्यों डाल रहे हैं, ये एमपी का है, ये ओडिशा में आ सकता है, सिर्फ यूपी का रखें। तो मेरे हिसाब से ये करना ठीक नहीं है। थोड़ा सा हमको आपस में भी समन्वय बनाए रखना चाहिए। कभी आप भी अदर स्टेट का एग्जाम देंगे तो आपको फायदा होगा। हम लोग स्टेट पीसेस पर पूरा फोकस करते हैं। अगर कोई एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर है तो उसको नहीं छोड़ा जाता है। अगर बिहार स्पेसिफिक कोई करंट अफेयर है जो स्पेसिफिक बिहार के पेपर में पूछा जा सकता है उसको भी हम लेते हैं। यूपी का तो बिल्कुल लेते ही लेते हैं, लेकिन हम इधर हिंदी भाषी जो बेल्ट है उसका कोई भी करंट अफेयर अगर बहुत जरूरी है तो उसको छोड़ते नहीं हैं। तो मिस्टर अरिंदम बागची ये बन गए हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता बन गए हैं, यानी कि न्यू स्पोक्स पर्सन। उसके बाद डॉक्टर अजय माथुर ये डायरेक्टर जनरल बने हैं इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टार बना करके आप नोट कर लीजिएगा, इसको ये पूछा जा सकता है। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है एक स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, उसके अध्यक्ष बन गए हैं। तो इनको एक लॉकडाउन के समय एक पद मिला था, आपको याद होगा वो कौन सा है, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद ये इंटरनेशनल बॉडी है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, तो इसके अध्यक्ष बन गए इस बोर्ड के ये। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ये मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब देखिए एमपी स्पेसिफिक है, यूपी में तो नहीं आएगा ये, लेकिन एमपी वाले इसको जरूर ध्यान रखिएगा आपने एग्जाम्स के लिए। डॉक्टर विवेक मूर्ति ये आप काफ़ी चर्चा में दिखे थे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि यूएस के सर्जन जनरल बन गए हैं जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में, काफ़ी बड़ा पद है और ये भारतीय मूल के हैं, इस वजह से इंडियन न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी रिपोर्ट किया था इसको। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा और इनके पद का नाम यूएस के सर्जन जनरल बन गए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं मार्च में, इस बार इसको मिस मत करिएगा। गोल्डन ग्लोब वाला अवार्ड आया है, देखिए वैसे तो इसमें 10-12 कैटेगरीज होती है, क्या हमको सारी याद रखनी नहीं है, हम यहाँ पर एग्जाम स्पेसिफिक बात करेंगे। अगर आप फैन हैं इन सब चीज़ों के तो आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं न्यूज़, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे खाली एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज़। जैसे कि फिल्म की श्रेणी में, फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म किसे मिला है ये पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में गोल्डन ग्लोब में, तो ये ड्रामा कैटेगरी में मिला है नोमैडलैंड को, और ड्रामा में ही पूछते हैं, ठीक है। वैसे म्यूजिकल कॉमेडी की भी कैटेगरी होती है और भी कैटेगरीज होती है, लेकिन आप ड्रामा वाली ध्यान रखेंगे। ऐसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में यहाँ पर मिला है द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलीडे में काम किया था एंड्रा डे ने, तो ये बेस्ट एक्ट्रेस बनी है ड्रामा में एंड्रा डे। बेस्ट एक्टर बने हैं ड्रामा में, ये बने हैं चैडविक बॉसमैन, तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, एंड्रा डे एंड चैडविक बॉसमैन। किस फिल्म के लिए मिला ये भी आप स्किप कर सकते हैं, नहीं पूछा जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड वैसे तो जैन मंथ में आ जाते थे, इस साल थोड़ा लेट हो गए, तो इसमें 2020 का साहित्य अकादमी अवार्ड में आपको पता है वैसे तो 22 भाषाएं होती हैं, लेकिन 20 के लिए अनाउंस किया गया है। मलयालम, नेपाली, ओडिया, राजस्थानी की मतलब ये घोषणा बाद में करेंगे। इन कह सकते हैं लैंग्वेजेस के लेखकों को कौन से पुरस्कार मिले हैं ये बाद में बताया जाएगा, हमारे लिए वैसे भी जरूरी नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हम खाली इन 4 लैंग्वेजेस के ऑथर्स पर फोकस करेंगे जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि अंग्रेजी में व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ये पोइट्री के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। एक बार ध्यान रखिएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम पूरा नाम एक बार फिर से आप देखिए ध्यान से, क्योंकि ऑप्शन में अरुंधति रॉय करके जरूर देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद हिंदी में मिला है टोकरी में दिगंत थेरीगाथा, 2014 में ये कविता आई थी, अनामिका की है, उन्हें इस साल ये अवार्ड मिला है साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा के लिए। संस्कृत में वैशाली नाम का उपन्यास है, ये लिखा है महेश चंद्र गौतम ने, इन्हें मिला है। उसके बाद उर्दू में अमावस में ख्वाब करके ये लिखा गया था एक नॉवल उपन्यास, हुसैन उल हक ने। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आप देखें साहित्य अकादमी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट लगी हुई है, वो आपके काम की नहीं है। उसके बाद द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स ये अपने अवार्ड्स अनाउंस करते हैं। तो कुल मिला के द हिंदू का जो ये स्पोर्ट्स सेक्शन होता है उसको इन्होंने सम्मानित किया है। आप कुल मिला के याद रखिए कि द हिंदू ग्रुप को इनकी तरफ से 2 अवार्ड मिले हैं, ठीक। द हिंदू ग्रुप के इस समय जो है CEO कौन है, आप कमेंट करके हमको बताइए कौन है। अभी इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज 2021 का पुरस्कार हमारे भारत में आकर के दिया गया है। जूडिथ रेविन करके जो कौंसल जनरल हैं अमेरिका की तरफ से, वो यहाँ पर आई थी, चेन्नई में एक फंक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने कौशल्या शंकर को ये अवार्ड दिया है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 का। कई सारे कंट्रीज़ में ये अवार्ड जा करके दिया जाता है यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो भारत से कौशल्या शंकर को मिला है, ये एक्टिविस्ट हैं बेसिकली, और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसके खिलाफ काम करती हैं कौशल्या शंकर। उसके बाद महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये मिला है आशा भोसले को, आशा भोसले महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इसकी पेक्युलरिटी आपको पता होगी अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं कि बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में लिखने वाले ऑथर को मिलता है। नाम जरूर बिहारी है, लेकिन ये मतलब बिहार से आप ऐसे एसोसिएट मत करिएगा इसको, राजस्थान से इस अवार्ड का संबंध है। राजस्थानी भाषा में जो लेखक होते हैं उनकी किताबों के लिए मिलता है। मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है, याद रखिएगा। उन्होंने एक टीका लिखी थी, टीका यानी कि आपको पता होगा कमेंट्री वाली बुक लिखी थी, तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य, ऐसा करके इनकी किताब थी, मोहन कृष्ण बोहरा की, इसको मिला है ये बिहारी पुरस्कार 2020 के लिए।
उसके बाद ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन, यानी काम करने के लिए बहुत उत्कृष्ट जगह, ऐसा करके सर्टिफिकेशन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है करके वो देता है। ये इस बार उन्होंने दिया है EASAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जो कि भारत का है। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड्स आ गए। ग्रैमी अवार्ड्स में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, लेकिन इसमें हम वही रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर हो सकता है पूछ ले तो फॉकलोर है टेलर स्विफ्ट का। उसके बाद एवरीथिंग आई वांट बिली एलिश का है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, यही ज़्यादातर जीतते हैं, या तो टेलर या तो बिली एलिश। उसके बाद बेस्ट रैप एल्बम किंग्स डिसीज, ये है नास के द्वारा। उसके बाद बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड सैवेज नाम से ये रैप सॉन्ग था, ये बियॉन्सी को मिला है। तो ये है, कुल मिलाकर इतना ही आपको याद रखना है आपको ग्रैमी के बारे में। उसके बाद BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। BBC अपने स्पोर्ट्स कैटेगरी में कई सारे अवार्ड्स हर साल अनाउंस करता है, तो जब भी भारतीय को मिलता है तो हम याद रखते हैं। जैसे कि कोनरू हम्पी को इन्होंने अवार्ड दिया है, ये चेस चैंपियन है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार उन्होंने दिया है, PV सिंधु को उन्होंने दिया था पिछले साल। उसके अलावा अंजू बॉबी जॉर्ज को इन्होंने दिया है एथलीट का पुरस्कार, ठीक है, प्रसिद्ध एथलीट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्होंने दिया है। बेन स्टोक्स को और कह सकते हैं हम लोग मनु भाकर को इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में अवार्ड दिया है। मेनली आपको यही वाला याद रखना है, कोनरू हम्पी वाला आपका स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वाला अवार्ड। बेसिकली वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये मिला है कोनरू हम्पी को। FIAF का अवार्ड अमिताभ बच्चन को इस साल मिला है। FIAF हेरिटेज फाउंडेशन ये पुरस्कार देती है। पहले भारतीय सिनेमा व्यक्तित्व यानी कि फर्स्ट इंडियन सिनेमा पर्सनालिटी बने अमिताभ बच्चन इस अवार्ड को रिसीव करने वाले, ये आप याद रखिएगा। इब्राहिम पुरस्कार 2020 इब्राहिम फाउंडेशन करके है अफ्रीका में, ये लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए है, तो लीडरशिप अवार्ड ये देती है। ये मिला है इस साल महामदू इसोफू को। ये कहाँ के हैं? ये प्रेसिडेंट है नाइजर कंट्री के, ठीक है। तो ये अवार्ड इन्हें मिला है फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप के लिए। उसके बाद व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। व्यास सम्मान पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी करके जो उपन्यास है उसके लेखक हैं प्रोफेसर शरद पागरे, उन्हें ये मिला है। तो व्यास सम्मान किसे मिला है? शरद पागरे को, उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जो पूछा जाने की बहुत बहुत संभावना है, वो ये गांधी पीस प्राइज़ है, क्योंकि गांधी पीस प्राइज़ पिछले साल अनाउंस नहीं किया गया था, हमने आपको बताया होगा ये कोविड की चीज़ों की वजह से। तो इस साल दो आए हैं, दो अलग अलग सालों के। 2019 के लिए मिला है किसी अलग व्यक्ति को, 2020 के लिए अलग व्यक्ति को मिला है। इसी में एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगे 2019-2020 में, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही साल के अवार्डीज कौन कौन है। जैसे कि महामहिम सुल्तान कबूस बिन अल सैद, ये हैं ओमान के सुल्तान हैं, इन्हें 2019 के लिए मिला है। और शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अब नहीं रहे हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके जन्म का शताब्दी वर्ष भी इस साल शायद मना रहा है बांग्लादेश, तो उन्हें मिला है मरणोपरांत शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए, और महामहिम सुल्तान कबूस बिन अल सैद को 2019 के लिए। ध्यान रखिएगा ये भारत सरकार देती है। कब से शुरू हुआ है? 1995 से, महात्मा गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और जो अवार्ड की समिति होती है निर्धारित करती है कि कौन किसको अवार्ड मिलेगा, उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे ही 67वें नेशनल अवार्ड्स अब अनाउंस करे गए हैं, और इसमें हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज देख लेना चाहिए। बस इतना ही आएगा अवार्ड से, खाली इतना ही आएगा। बड़े बड़े वीडियो देख लीजिए, कई लोग एनालिस्ट आ जाएंगे अपनी अपनी थंबनेल लगा के, कोई फायदा नहीं है, आएगा इतना ही जितना मैंने लिखा है यहाँ पर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साझा ध्यान रखिए, यानी कि शेयर किया गया अवार्ड दो लोगों के बीच। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष ने शेयर किया है, यानी दो लोगों को मिला है। जैसे आप देखेंगे पिछले साल भी दो लोगों को मिला था, जैसे आयुष्मान खुराना और विकी कौशल ने अवार्ड शेयर किया था, वैसे ही मनोज बाजपेयी को भोंसले फिल्म के लिए मिला है, और धनुष को मिला है तमिल फिल्म असुरन के लिए। तो ये दो अवार्डीज़ हैं, दोनों ने ट्रॉफी को साझा किया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है, पंगा और मणिकर्णिका दोनों फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। ये मलयालम में फिल्म है, इसका इंग्लिश में अनुवाद है, तो वैसा करके मिला है। वैसे इसका मलयालम में नाम कुछ दूसरा है, ठीक। तो मलयालम फिल्म का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी। ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये छिछोरे थी सुशांत सिंह राजपूत की, ये याद रखिएगा, वैसे याद रहेगा सबको, बहुत रिपोर्ट हुआ था ये। उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये विजय सेतुपति बने थे सुपर डीलक्स फिल्म के लिए। सुपर डीलक्स बहुत अच्छी पिक्चर है, लेकिन हालांकि वो केवल आप सबटाइटल में देख सकते हैं, बहुत दुख की बात है कि इसको कम से कम हिंदी में ट्रांसलेट जरूर करवाना चाहिए एक बार। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द ताशकंद फाइल्स के लिए, जो आपकी फिल्म आई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन फिल्म कस्तूरी, बस इतना ही आएगा, इससे बाहर UPPSC या कोई भी आयोग नहीं पूछेगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश की है। उसके बाद एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये अनिंद्य दत्ता की है। डॉन अंडर द डोम, ये है मुंबई के पोस्टल मास्टर जनरल स्वाति पांडे द्वारा आर्किडा मुखर्जी के सहयोग से इसको लिखा गया है। उसके बाद द फ्रंटियर गांधी बेसिकली खान अब्दुल गफ्फार खान की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनकी आत्मकथा उन्होंने लिखी थी। 1983 में पहली बार पश्तो में छपी थी, अब उसका ढूंढ ढांड कर अच्छी तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, द फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है, अगर मॉडर्न इंडिया में इनके बारे में बता सकते हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, रेड शर्ट्स
याद है आपको? तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और थीम। आप लोगों की शिकायत रहती है कि सारे डेट्स ला करके दे देते हैं। हमने यहाँ पर इस महीने से खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज को शामिल करने का फैसला किया है, जैसे कि नेशनल साइंस डे, ये आ सकता है 28 फेब को होता है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये 4 मार्च को होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसमें तो काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, आपको याद रह जाएगा, ये 8 मार्च को होता है। हालांकि राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है ये मत भूलिएगा आप। भूल गए क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वरना कमेंट देखिए किसी ने लिखा होगा। उसके बाद विश्व उपभोक्ता दिवस, ये ओडिशा पीसीएस वाले ने पूछा था पिछले साल, 15 मार्च को होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये होता है आपका 20 मार्च को। ये विश्व वाला भी ध्यान रखिएगा, और जो मतलब हमारे यहाँ पर होता है, हमारे यहाँ पर जो होता है वो एक्चुअली ओडिशा पीसीएस ने पूछा था। ये विश्व उपभोक्ता दिवस है। अब बताइए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है? क्या दिसंबर मंथ में होता है? उसके बाद विश्व जल दिवस, ये होता है 22 मार्च को। शहीद दिवस होता है 23 मार्च को। उसके बाद हम डिफेंस में देखेंगे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का ये 6ठा संस्करण था, यूएई के अल दाफरा एयरबेस में हुआ था। इसमें कौन कौन किसने किसने भाग लिया था? भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसमें भाग लिया था, इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद यूएसए इसमें भाग लेता है, फ्रांस, सऊदी अरब भाग लेता है, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाओं ने इसमें भाग लिया था। बस इतना ही आपको याद रखना है। भारत और उज्बेकिस्तान ने मतलब पिछली साल जो है पहली बार अभ्यास किया था इसका, हम लोग कह सकते हैं 10 लीग का। 10 लीग का ही दूसरा संस्करण इस बार भारत में हुआ है, पिछली बार उज्बेकिस्तान में हुआ था। 10 लीग सेकंड, ये रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। रानीखेत उत्तराखंड, इसका नाम बार बार आएगा इस मंथ के करंट अफेयर में, आगे आप देखिएगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपको। साइलेंट किलर आईएनएस करंज, आईएनएस करंज को कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। ये आपकी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, प्रोजेक्ट जो 75 चल रहा है उसके तहत ये बनाई गई है। और बता रहे हैं इसमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेंसर लगा हुआ है। 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ था? केवड़िया में। लास्ट टाइम आखिरी बार ये 2018 में हुआ था जोधपुर में, और अब 2021 में हुआ है केवड़िया में। केवड़िया का रेलवे स्टेशन खास है, इसको जो है एक अवार्ड मिला हुआ है जनवरी मंथ में। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा है? हालांकि ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू में। उसके बाद मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसको जो है कह सकते हैं हम लोग भारत डायनेमिक्स लिमिटेड सप्लाई करेगा रक्षा मंत्रालय को, और रक्षा मंत्रालय इसे भारतीय सेना को दे देगा। उसके बाद भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट हुई थी। एक रक्षा वेबसाइट है, डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट करके है, उसने कहा है इस समय, उसने एक जो है रिपोर्ट बनाई है कि चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य बल है, या फिर सबसे मजबूत सेना है। भारत सबसे मजबूत सेना के मामले में 4थे नंबर पर है, ये इन्होंने बताया है, ठीक। दूसरे नंबर पर इन्होंने किसको रखा है? दूसरे नंबर पर इन्होंने यूएस के आर्मी को रखा है। उसके बाद इन्होंने रखा है रशिया को, और तीसरे स्थान पर मतलब रशिया को रखा है। फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर यूएस, थर्ड पर रशिया, और चौथे पर इन्होंने रखा है भारत को, और फिर इन्होंने रखा है फ्रांस को। यूके की आर्मी को इन्होंने 9वें स्थान पर रखा है। इतना नहीं आपको याद रखना है, भारत की रैंक और टॉप पर चाइना इन्होंने बताया था मिलिट्री डायरेक्ट ने, बस इतना ही आपको याद रखना है। इंग्लिश वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं दिखता है, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका। पाबी एंटी टेरर 2021, ये भारत, पाकिस्तान और चाइना संयुक्त ये एंटी टेरर एक्सरसाइज करेंगे। इसको संचालित कौन कर रहा है? इसको संचालित किया जा रहा है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो ताशकंद में है, जिसका ऑफिस, वो इसको संचालित कर रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया रैट्स इसको संचालित कर रहा है। और पाबी टेरर एक्सरसाइज का नाम है। कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? भारत, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। वैसे इसमें रशिया, मतलब जितने भी ये जो रैट्स के मतलब कह सकते हैं सहयोगी देश है, सब आएंगे इसमें। उज्बेकिस्तान भी करेगा, किर्गिज गणराज्य भी करेगा, कजाकिस्तान भी करेगा, तजाकिस्तान भी करेगा, और रशिया भी करेगा। ऑबिचुरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंटली बस 2 ही नाम है, जैसे सेबी के प्रथम अध्यक्ष की मृत्यु हो गई थी, जीवी रामकृष्णन। उसके बाद जॉन मगुफली, मैंने बताया जॉन मगुफली जो राष्ट्रपति थे, हम लोग कह सकते हैं तंजानिया देश के, वो नहीं रहे, और उनकी जगह जो वाइस प्रेसिडेंट थी तंजानिया की, सामिया सलू, अब उनकी जगह पर आ गई हैं, और देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन गई इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे स्कीम्स में बाह्य सलाहकार समिति एक बनाई है आरबीआई ने। क्या उद्देश्य है इसका? कि जो कई सारे आवेदन आते रहते हैं कि हमको जो है दर्जा दे दीजिए यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दे दीजिए, तो ऐसे जो एप्लीकेशंस आते हैं उनकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई है 5 सदस्यों की। इसको हेड कौन करेगा ये पूछ सकते हैं हमारे पेपर में, तो श्यामला गोपीनाथ करेंगी इस समिति की अध्यक्षता, और इस समिति का टेन्योर 3 साल का होगा, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार जो है स्वतंत्रता के हम लोग जो है 2022 में मना रहे होंगे 15 अगस्त 2022 को 75 स्वर्णिम वर्ष अपनी स्वतंत्रता के जब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 259 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है, जिसको हेड कौन कर रहे हैं? जिसको हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं वर्षगांठ जब हम मना रहे होंगे 2022 में, उस समिति की अध्यक्षता भी मोदी जी ही कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में पीआईबी में बताया गया कि अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में अपनी बात को नकार दिया उन्होंने कि नहीं मोदी जी कर रहे हैं, तो बात ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और ये भारत की आज़ादी का ये जो अमृत उत्सव है, इसकी शुरुआती डेट पूछ सकता है कोई भी एग्जाम जो बहुत फैक्चुअल जाता है। जैसे ये उत्सव जो है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा, ठीक है। ये आपको डेट रट लेनी चाहिए, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक ये चलेगा। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है। तो विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए? वो हैं श्री एच के मित्तल। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया हमारे एग्जाम के लिए। और किस से किस वर्ष की अवधि के लिए है? 4 वर्षों के लिए बनाई गई है, 2021-22 से आप मान लीजिए ये चलेगी करीब आपकी 2025-2026 तक, ठीक।
तो इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य सिंपल है कि जो स्टार्टअप्स के लिए प्रूफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप्स, मतलब उनको ओरिएंटेशन देंगे एक तरीके से, अच्छे तरीके से स्टार्टअप सीड फंड का इस्तेमाल कैसे हो, ये है यहाँ पर कुल मिलाकर बात सिंपल लैंग्वेज में। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं वो ला रहे हैं। एलजी मैंने देखा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर लगातार, जब से बने हैं कई सारी योजनाएं आती रहती हैं, जैसे सुपर 75 छात्रवृत्ति स्कीम वो लेकर के आए हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। इसके अलावा उन्होंने एक तेजस्विनी करके भी स्कीम अनाउंस की है वहाँ पर। तो ये है कुल मिला करके। उसके बाद हम आ जाएंगे स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे इवेंट हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले लिए हैं। बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है, ठीक है। इन्होंने इटली के रोम में जो चल रही है ये चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। विनेश फोगाट ने अपनी कैटेगरी में 53 kg में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद पीवी सिंधु ने यहाँ पर सिल्वर जीता और फाइनल में वो हार गई थी कैरोलिना मैरिन से। मैंने एक चीज़ देखी है कि कैरोलिना से जब भी मैच होता है तो पीवी सिंधु हार जाती हैं, ठीक। तो कैरोलिना मैरिन ने स्वर्ण जीता वहाँ पर। स्विस ओपन सुपर 300 चैंपियनशिप में फाइनल में से पीवी सिंधु को हरा दिया और एक बार फिर से उन्हें ओलंपिक की तरह सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा इसमें। तो इसमें पुरुष एकल और महिला एकल दोनों देख लीजिएगा। महिला एकल तो आपको क्लियर हो गया कि पीवी सिंधु को हरा करके कैरोलिना मैरिन बनी। पुरुष एकल में जो है विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती। मेंस डबल्स भी होता है और विमेंस डबल्स भी होता है, लेकिन कभी हमारे एग्जाम में आता नहीं है और ना ही आप उसको याद रखेंगे। अब आगे इसमें देखेंगे फरवरी मंथ का जो आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड होता है। आईसीसी ने हर मंथ अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चला दिया है। तो पहला तो मिला था ऋषभ पंत को, उसके बाद ये सेकंड वाला फरवरी मंथ के एंड में ये मिला है आपका ये रविचंद्रन अश्विन को। मतलब जो पूरे मंथ में बढ़िया खेलता है उसको ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दे रही है हर साल। तो प्लेयर ऑफ द मंथ इस साल के रहे, इस फेब मंथ के रहे हैं बेसिकली रविचंद्रन अश्विन। सबसे पहला आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत को मिला था, नाम ध्यान रखिएगा। भारत न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के वेन्यू डिसाइड हो गई है। ये कहाँ पर होगा? ये होगा आपका साउथहैम्पटन के एगेस बाउल स्टेडियम के बायो बबल में होगा ये कुल मिलाकर के। पहले लॉर्ड्स में होना था, लेकिन अब ये वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है कुछ कार्डों की वजह से। साउथहैम्पटन में होगा इंग्लैंड में, एगेस बाउल स्टेडियम में, ठीक है। उसके बाद ये जो रिकॉर्ड है ये भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है जो हमारे यहाँ, जिनसे महिला क्रिकेट की पहचान है, या फिर कह सकते हैं अगर आपने महिला क्रिकेट देखा होगा तो इन्हें जरूर जानते होंगे, मिताली राज। मिताली राज बहुत दिन से कैप्टन भी रही हैं और 10,000 रन इन्होंने पूरे कर लिए हैं, 7,000 वनडे में, 3,000 टेस्ट में, और सब मिलाकर के इनके 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन हो गए हैं। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है ये, और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। विश्व की दूसरी, भारत की सबसे पहली। मान लो कि यूपीपीसी से आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले 10,000 रन किसने बनाए थे, तो इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स ने बनाए थे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मुंबई सिटी एफसी ने जीता अपना पहला आईएसएल खिताब। मुंबई सिटी एफसी ने आईएसएल जो लीग होती है उसमें अपना पहला टाइटल जीता है ये कुल मिलाकर के। भारत में फुटबॉल टूर्नामेंट ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, वैसे इनसे आता नहीं है, लेकिन हम कोई भी चीज़ ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे, हो सकता है पूछ लें। यही पूछेंगे कि बताइए आईएसएल लीग जो है 2021 की किसने जीती है, तो उसमें आंसर आपको लगाना है मुंबई सिटी एफसी। फेंसिंग एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन होता है, ओलंपिक में चलता है, तो भवानी देवी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है। जहाँ पर भी पहला शब्द लिख जाए वो करंट अफेयर में जरूरी हो जाता है। पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है जो ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, टोक्यो ओलंपिक जब भी होगा तब, ठीक है। और ये 2016 में नहीं कर पाई थी, लेकिन इन्होंने कर लिया फाइनली। यूएई क्रिकेट में प्लेयर हैं मोहम्मद नावेद, शहमान अनवर करके। आईसीसी ने उनको 8 साल के लिए बैन कर दिया है, उन पर आरोप लगे थे मैच फिक्सिंग के। उसके बाद आईसीसी क्रिकेट में, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में, विराट कोहली पुरुषों की T20 मैचेस में 3,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये काम कर चुके हैं कप्तान रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया से, कप्तान ग्रीम स्मिथ साउथ अफ्रीका के, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद एथलीट अविनाश साबले ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड क्या बनाया है? मेंस की स्टीपल चेस प्रतिस्पर्धा जो चल रही है फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, उसमें 3,000 मीटर की इन्होंने स्टीपल चेस में ये इतने से इसको रेस को पूरा करके 8:20:20 से पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। एमपीपीसीएस में खेल स्पर्धा बेसिकली लिखी हुई है स्पेसिफिकली, तो उसमें ये सब पूछ सकते हैं। यूपीपीसीएस में इतना डीप स्पोर्ट्स से नहीं आता है। नाओमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन महिला एकल का खिताब जीत लिया है, ठीक है। और मेन सिंगल में इसी प्रतियोगिता में मलेशिया के ली जिया जी ने जीता है। ली जी जिया जो भी इनको बोलेंगे, इन्होंने ये जीता है। तो इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन ये टूर्नामेंट में महिला एकल में किसने जीता है, पुरुष एकल में किसने जीता है। महिला एकल में इन्होंने और पुरुष एकल में इन्होंने। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया लेजेंड्स 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज चली थी। कई सारे वेटरन प्लेयर फिर से वापस आ गए थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, हमारे वेटरन फेवरेट ये खेले थे टीम्स की तरफ से, अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट किया था रिटायर्ड प्लेयर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में। तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे यूसुफ पठान, फाइनल में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे तिलकरत्ने दिलशान, श्रीलंका लीजेंड्स की तरफ से। सर्वाधिक रन तिलकरत्ने दिलशान ने बनाए हैं और सर्वाधिक विकेट भी इन्होंने निकाले हैं, ठीक। तो याद करना आसान कर दिया एक तरीके से इन्होंने। वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में सारे मैचेस हुए थे, ये आपको याद रखना है। ये वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पर है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। भारत के सिंह राज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता था, ये आप याद रखिएगा, पैरा शूटिंग में। उसके बाद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ये हम देख ही चुके हैं।
इंपॉर्टेंट समिट्स अब देख लेते हैं यहाँ पर। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया भारत की तरफ से, ये ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी शामिल होने के लिए गई थी, याद रखना है आपको। पहले तो वेन्यू ज़्यादा पूछी जाती थी, लेकिन वेन्यू यहाँ पर ब्लैंक होगी यहाँ पर, क्योंकि कोविड के टाइम से ही ज़्यादातर बैठक अब आयोजित होने लगी हैं वर्चुअल फॉर्मेट में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसने इसको कंडक्ट किया था इस बैठक को, जैसे कि इटालियन प्रेसिडेंसी में या फिर इटली की अध्यक्षता में ये बैठक कंडक्ट हुई, और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया, निर्मला सीतारमण जी ने। बस इतना ही याद रखना जरूरी है। और बैठक का नाम ऑब्वियसली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक। उसके बाद भारत स्वीडन वर्चुअल समिट 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। ये फर्स्ट क्वाड समिट वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसमें क्वाड देशों के नेता शामिल हुए थे, जैसे भारत की तरफ से पीएम मोदी जी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री जो इस समय योशिहिडे सुगा। जितने भी क्वाड देश हैं उसमें शामिल हुए थे। अभी बीपीएससी के एग्जाम पेपर में क्वाड कंट्रीज़ के नाम पूछे गए थे एक तरीके से। तो क्वाड कंट्रीज़ के नाम को आपको पता होना चाहिए। यूएस है, जापान है, इंडिया है ऑब्वियसली, और यहाँ पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं क्वाड देश, इनके नाम याद रखिएगा आप। उसके बाद ब्रिक्स, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इश्यूज़ की बैठक हुई थी, ये 9 मार्च को हुई थी। इसकी थीम एक बार आप देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इब्सा के महिला फोरम की बैठक हुई थी। इब्सा में कौन कौन आते हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये होगा इब्सा। तो इब्सा कंट्रीज़ की बैठक में भारत की तरफ से कौन गई थी, स्मृति जुबिन ईरानी गई थी यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि जो इब्सा फोरम की अध्यक्ष भी यही रही थी, ये 6वें इब्सा फोरम में भारत से स्मृति जुबिन ईरानी है। भारत और फिनलैंड ने वर्चुअल समिट का आयोजन किया था यहाँ पर, और भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भाग लिया, और वहाँ पर फिनलैंड के प्रधानमंत्री जो है सना मरिन, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया। रैंक्स, रिपोर्ट्स, इंडेसेस देख लेंगे यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 आ चुका है, और ये यूएस चैम्बर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं टॉप पर, ये आप यूएस को ही रख देते हैं हर बार। उसके बाद फिर यूके है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है, फिर जापान है। भारत को इन्होंने रैंक दी है 40वीं रैंक यहाँ पर दी है कुल 53 कंट्रीज़ में से, ठीक है। इंडिया की रैंक 40वें 53 कंट्रीज़ में से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में, याद रखिएगा। उसके बाद ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। होम प्राइस इंडेक्स में ये बदलता रहता है, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। होम प्राइस इंडेक्स में 56वीं रैंक पर आ गया था इंडिया, ठीक है। और बस इतना आपको याद रखना है। ये इंडेक्स इस साल का काफ़ी संभावित और बहुत ज़रूरी है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और रिपोर्ट 2021 जारी किए जाते हैं। टॉप 5 कंट्रीज़ में फिनलैंड है, फिर आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है, और स्विट्जरलैंड है, और फिर नीदरलैंड है, ठीक। सारे लैंड वाले कंट्रीज़ हैं, तो याद रखना आसान है। बॉटम 5 कंट्रीज़ यानी सबसे अनहैप्पी देश इनके हिसाब से कौन है, अफगानिस्तान। भारत को इन्होंने इस साल रैंक दी है 139वीं, और पिछले साल रैंक थी भारत की 140वीं। इतना ही आपको याद रखना है एग्जाम के लिए बस। सिप्री की रिपोर्ट आ चुकी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोलते हैं। इस साल इन्होंने इंडिया के लिए बेसिकली काफ़ी फाइंडिंग्स निकाली हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है, रशिया से। 49% एमिनिशन हम खरीदते हैं रसिया से। उसके बाद फ्रांस से हम लोग खरीदते हैं और ब्राज़ील से खरीदते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर जो वैश्विक हथियार इंपोर्ट है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 0.2%, ठीक। और भारत दुनिया का 24वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक भी है इनकी रिपोर्ट के अनुसार। इंग्लिश मीडियम वाला ये मैटर है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं इसको पॉज करके। हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 आ गई है। IQ एयर स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्विट्जरलैंड का ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर। इन्होंने माना है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का जिनजियांग है, और उसके बाद भारत के 9 शहर हैं, ठीक। मतलब भारत के कई सारे शहरों को इन्होंने टॉप 10 में शामिल किया है सबसे प्रदूषित शहरों में, जैसे गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी। और कैपिटल सिटी के रूप में 10th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है इन्होंने दिल्ली को माना है। मतलब कैपिटल सिटी के रूप में वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, और वैसे 10th है पॉल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में। तो इतना आप याद रख सकते हैं, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। जिनजियांग टॉप पर, बाकी ये 9 शहरों के नाम। बात की रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली पूरे वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर, राजधानी वाले शहर के तौर पर पहले स्थान पर है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में एक इन्होंने फाइंडिंग निकाली है कि इंडिया में एक न्यू मिडिल क्लास करके एक कह सकते हैं एक वर्ग का जन्म हो रहा है, ये उत्पत्ति हुई है। न्यू मिडिल क्लास वैसा वर्ग है जिसकी वार्षिक औसत बचत 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है, और भारत में कई सारे ऐसे शहर हैं। भारत में कुल मिलाकर ऐसे हाउस होल्ड्स की संख्या इतनी तक पहुंच गई है। तो कभी भी आप वैसे तो अभी हम लोग प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप डिस्पैरिटी इन इनकम्स के बारे में लिखेंगे तो ये एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी इनोवेटिव है और काफ़ी आपके आंसर को इफेक्टिव बना देगी। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, ये हेरिटेज फाउंडेशन का है। हेरिटेज फाउंडेशन के अनुसार टॉप 5 कंट्रीज इसमें कौन कौन है, सिंगापुर है, फिर आपका न्यूजीलैंड है, फिर आपका
ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका स्विट्जरलैंड है, फिर आयरलैंड है। वैश्विक स्तर पर भारत को इन्होंने बहुत खराब रैंक दी है, 121वें स्थान पर रखा है, और एशिया पैसिफिक रीजन में 26वें स्थान पर इन्होंने रखा है इंडिया को। फूड वेस्ट इंडेक्स आया है, इसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो खाना बर्बाद करते हैं और कितना खाना बर्बाद करते हैं पर पर्सन। ठीक, इन्होंने कंट्री का ये निकाला है कि केजी कैपिटा ईयर में कितना कितना फूड वेस्ट किया जाता है, उनको इन्होंने रखा है। ये रैंकिंग नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा, ये केजी पर कैपिटा फूड वेस्टेज का इन्होंने एस्टिमेट बनाया है। तो भारत के संदर्भ में एक बार जरूर याद रख सकते हैं, भारत में घरेलू अपशिष्ट का अनुमान 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इतना खाना जो है 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बर्बाद कर देता है। ये इंडेक्स जरूरी है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक आ गया है, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको जारी करता है। इसमें कैटेगरीज होती हैं, जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में इंदौर टॉप पर है, फिर सूरत है, फिर भोपाल है। ठीक, 10 लाख से कम जनसंख्या वालों में टॉप परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कौन सी है, ये एनडीएमसी है टॉप पर, फिर तिरुपति है, फिर गांधीनगर है। इतना आपको याद रखना है। टोटल इन्होंने एसेस किया था 111 म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जिसमें से इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम, और उसमें ये इस तरह से रैंकिंग दी हैं। क्यूएस यानी क्वैकरली साइमंड्स की हर साल रिपोर्ट आती है टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, और काफ़ी एक मानक रैंकिंग है, पूरे विश्व भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक देती है। तो इसमें अच्छा स्थान पाना हर यूनिवर्सिटी की कामना होती है। तो इसमें क्या है कि टॉप यूनिवर्सिटी हमेशा ही बहुत जो नामी गिरामी होते हैं उन्हीं को देते हैं। जैसे ये हमें हर साल जो है MIT या फिर स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड वगैरह को देते हैं। इस साल इन्होंने MIT को दिया है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी MIT US में जो है, उसके बाद स्टैनफोर्ड है, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है UK में। ये 3 है। ठीक, भारत की तरफ से कौन कौन इसमें शामिल हुआ है? भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए हैं कुछ ही इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली मतलब IIT दिल्ली ओवरऑल 193वें स्थान पर, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ओवरऑल 185वें स्थान पर। IIT बॉम्बे की रैंक सबसे अच्छी है, IIT बॉम्बे को उन्होंने 172वें स्थान पर रखा है अपनी लिस्ट में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जारी करने लगा है पिछली बार से। तो बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में शीर्ष 3 हैं। ठीक है, टॉप जरूर ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट बेंगलुरु। उसके बाद 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों में है शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा। ठीक, इसमें भी 111 सिटीज़ ही शामिल किए गए थे सर्वे में। मतलब इन शहरों में ईज ऑफ लिविंग सबसे अच्छी है, रहने लायक है, मतलब कुल मिला के। हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट आ गई है। रिच लिस्ट में टॉप पर इन्होंने इलॉन मस्क को रखा है, फिर जेफ बेजोस है, और फिर बर्नार्ड अर्नल्ट है। और भारत की तरफ से एक व्यक्ति है मुकेश अंबानी, ये 8वें स्थान पर है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, 8वें स्थान पर मुकेश अंबानी। हुरून रिच लिस्ट लेटेस्ट 2021 में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक लिस्ट आई है, या फिर एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने जो है 112 सबसे पोल्यूटेड प्लेसेस की फाइंडिंग्स की है। 112 सबसे प्रदूषित स्थान भारत में कौन कौन से हैं, उसमें इन्होंने राज्यों को रैंक भी दिया है। जैसे ओडिशा में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड प्लेसेस हैं, फिर है उत्तर प्रदेश में, फिर है दिल्ली में। ठीक है, तो ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा ये, और कितने कितने पोल्यूटेड प्लेसेस हैं वो भी दिया है। जैसे दिल्ली में 23 स्थान बहुत अधिक प्रदूषित हैं, 21 साइट्स ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो बहुत अधिक प्रदूषित है, 11 ऐसी हैं दिल्ली में जो बहुत अधिक प्रदूषित हैं। मार्च 2021 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग कवर करेंगे, जो हम न्यूज़ हमने डिस्कस करी है उससे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं एग्जाम में, या स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ इवेंट्स जो नहीं कवर की जा सकती थी किसी सेक्शन में, उसको भी यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। तो पहला यहाँ पर हमारा करंट अफेयर है। इसमें कहा जा रहा है कि किस देश के सुप्रीम लीडर ने वर्ष 2030 तक विश्व के सबसे बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है। तो ये कहा है किम जोंग उन ने, जो कि आपके साउथ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। उसने कहा है कि सिनान में वो स्थापित कर लेगा 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद हमको बताना है कि कोविड-19 टीकाकरण का भारत में जो सेकंड फेज है वो कब से शुरू हुआ है। इसकी डेट याद रखिएगा, क्योंकि जनवरी मंथ में हमने आपको डेट रटवाई थी जब सबसे पहला फेज शुरू हुआ था। आपको ये सेकंड फेज की डेट भी पता होनी चाहिए। तो कोविड-19 टीकाकरण का सेकंड फेज शुरू हुआ है 1 मार्च 2021 से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। जनवरी की डेट आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हमारा सवाल है 8 मार्च 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री जी ने जो है हरदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने दिल्ली से उन्नत त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस बरेली एयरपोर्ट का जो है वहाँ तक उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी। और इस तरीके से उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत 56वें हवाई अड्डे के शुरू होने की ये कह सकते हैं सिंबल था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हो रहे हैं। हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ करेक्ट है यहाँ पर, बोथ करेक्ट। आगे सवाल है कि इसरो ने 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 का प्रयोग करके सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, सही है ये। उसके बाद है कि फेब 2021 में 28 तारीख को IAS ऑफिसर अरुण कुमार जो है ये न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाए गए बिहार के। तो BPSC के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2। उसके बाद हाल ही में किसने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम में भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम की एक मैगजीन जारी की।
ये जारी की थी थवरचंद गहलोत ने, ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एग्जाम में आने लायक, कि भारत मडगास्कर को आईएनएस जलाश्व उनका जो है हमारी जो वारशिप जो शिप है आईएनएस जलाश्व से हम मडगास्कर को इस महीने भेज चुके हैं 1000 मीट्रिक टन चावल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख डोसेस। सेम टू सेम कंसाइनमेंट हमने रिपब्लिक ऑफ कोमोरोस को भेजा है आईएनएस जलाश्व से। इसमें जो है जलाश्व का नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं इस तरीके से। जब आईएनएस किल्टन गया था दिसंबर में, तो वो पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में। 1 मार्च 2021 को जिला अस्पताल कारगिल में प्रथम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो कारगिल में पहला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अभी हाल में खोला गया इस मंथ। ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हाल ही में ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और किसके बीच पारादीप प्लास्टिक पार्क को विकसित करने के लिए एक समझौता किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन समझौते में शामिल हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ये ओडिशा पीसीएस में इंपॉर्टेंट आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके भारत का पहला लैपटॉप बनाया है। कंप्यूटर लिखा है लेकिन लैपटॉप इसको कहिएगा। एचपी ने बनाया है समुद्री कचरे का उपयोग करके एक लैपटॉप। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने दंड कानून विधेयक 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस कह सकते हैं एक्ट से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास तक का दंड देने का प्रावधान कर रही है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने का फैसला किया है, ऐसा करके पूछ सकते हैं। उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। उसके बाद पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह के बारे में है कि ये जो आपका आर्कटिक सर्विलांस सैटेलाइट जो रशिया का है, रशियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है रॉस्कोमोस जिसको बोलते हैं, उसने सोयूज 2.1 बी कैरियर रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। इस कह सकते हैं मॉनिटरिंग सैटेलाइट को या फिर सर्विलांस सैटेलाइट को सोयूज 2.1 बी कैरियर रॉकेट की सहायता से आर्कटिका एम उपग्रह को ऊपर ले जाएगा, ठीक है। और कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। तो ये सही है, तीनों स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हमसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने 30 जिलों में समर्पित जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है ओडिशा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पहला स्टेटमेंट तो आप देख ही चुके हैं, जयदीप भटनागर जो है डायरेक्टर जनरल बन गए हैं पीआईबी के। उसके बाद नागालैंड ने अपना स्टेट का पहला एयर कार्गो सर्विस शुरू की है दीमापुर एयरपोर्ट से, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, सही है, आंसर हो जाएगा डी, सारे स्टेटमेंट सही है। उसके बाद स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 के बारे में बताना है, और ये 6ठा संस्करण है, याद रखिएगा, और 2016 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। मतलब 2015-2016 आप इसको मानिएगा, ठीक है। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2015-2016 में लॉन्च किया गया था, मानेंगे इसको 2016। अभी आरओ पेपर हुआ था मेंस का विधानसभा का, उसमें पूछा था कि बताइए कब से शुरू हुआ था, 2016 माना गया था फाइनल आंसर की में। उसके बाद 1 मार्च 2021 को जो है शुभारंभ किया गया था इसका। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ग्लोबल बायो इंडिया पिछले साल हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में होता रहता है, लेकिन कोविड के बाद से कोई भी कार्यक्रम जो है किसी शहर में नहीं हो रहे हैं, संगोष्ठी के रूप में वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं। तो ये पहला सही है, वर्चुअल माध्यम से हुआ था ग्लोबल बायो इंडिया, श्री हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन भी किया, सही है। इसकी थीम जो लिखी है वो सही है, आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में हिमालयन सिरों को किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था, आपको बताना है। हिमालयन सिरों को अभी स्पॉट किया गया था मानस नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर सी। पहले लोगों ने समझा कि ये कोई गोट है, फिर लोगों ने समझा कि ये कोई जो है दूसरा तरह का जानवर है, लेकिन फिर पाया कि ये हिमालयन सिरो है। उसके बाद इसमें गलत कथन का आपको चुनाव करना है। 2 टीवी चैनल मर्ज हो गए हैं, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, अब सनसेट टीवी बन गया है, आपको पता होगा, न्यूज़ में रहा, लोग फॉलो करते हैं इन दोनों चैनल्स को, उनको पता होगा। उसके बाद आपको पता होगा कि इसके जो CEO बने हैं वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर रवि कपूर बनाए गए हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद है कि जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन ने वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण के लिए कैच द रेन अभियान को यहाँ पर फिर से रिवाइव किया है। कैच द रेन अभियान वैसे भी चल रहा है, पिछले साल भी आया था, ये आता रहता है। तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स करके इसकी थीम भी है, वो आगे हम देखेंगे। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। उसके बाद हाल ही में किन 2 राष्ट्रों ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG के लिए समझौता किया है। LNG के लिए भी हाल में समझौता किया गया है पाकिस्तान और कतर के द्वारा। कतर हमारा सबसे बड़ा कह सकते हैं इंपोर्टर है LNG का, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कतर करता है भारत को ही LNG का, लेकिन अभी पाकिस्तान ने भी इसको साइन किया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया, त्रिपुरा में। अच्छा, मैंने इस वजह से इस क्वेश्चन को लिया है क्योंकि जो छोटे वाले एग्जाम होते हैं इन सब में बहुत खेलते हैं। उदयपुर से आप सोचेंगे राजस्थान से इसका संबंध है, जबकि उदयपुर साइंस सेंटर त्रिपुरा में खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रमेश बैस, इन्होंने उद्घाटन किया था इस उदयपुर साइंस सेंटर का त्रिपुरा में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष हम लोग कह सकते हैं, फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, सही है ये।
ठीक है। उसके बाद ओडिशा में हीरो इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-21 खेला जाएगा, ये भी सही न्यूज़ है। आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उसके बाद 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या फिर जैगरी फेस्टिवल, गुड़ को जैगरी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, तो गुड़ महोत्सव ये हुआ था आपका लखनऊ में, ठीक है। तो अभी 2 महोत्सव राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ था, स्ट्रॉबेरी वाला हमने आपको बताया फेब मंथ में, और ये गुड़ महोत्सव हुआ है यानी जैगरी फेस्टिवल। और अभी इसी मंथ में कुशीनगर में भी बनाना फेस्टिवल हुआ है या फिर केला महोत्सव, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो तीनों याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में जो है पहला स्थान किसने हासिल किया आपको बताना है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में पहला स्थान बेंगलुरु का है, फिर पुणे का है। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एसबीआई पेमेंट्स ने मिलकर व्यापारियों के लिए रूपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मंजूरी दी है दिल्ली कैबिनेट ने, सीबीएसई की जगह दिल्ली अब अपना ही बोर्ड लाएगा, मतलब दिल्ली में सेंट्रल के स्कूल्स हैं सीबीएसई वाले, अब वो अपना बोर्ड ला रहे हैं। 25 स्कूलों से अपने नए बोर्ड की शुरुआत करेंगे वो इस साल के शिक्षा वाले वर्ष से, 2021-22 वाले से, ठीक है। तो दिल्ली मतलब अपना ही बोर्ड ला रहा है एजुकेशन का एक तरीके से, याद रखिएगा। उसके बाद 7 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश के दमोह के सिंगरामपुर गांव से संरक्षण कार्यों की आधारशिला रखी। एमपी स्पेसिफिक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एमपी के एग्जाम्स के लिए, आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में भारत ने चाबहार दिवस मनाया है। चाबहार दिवस कब मनाया गया था? 4 मार्च 2021 को। 3 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने पहली बार परिणाम आधारित बजट प्रस्तुत किया है? हर साल कुछ ना कुछ ये टर्म्स आते रहते हैं, कोई राज्य कह सकते हैं ऑनलाइन बजट ले आता है, पेपरलेस बजट ले आता है उत्तर प्रदेश की तरह, कोई परिणाम आधारित, कोई पैट्रियोटिक बजट ले आता है दिल्ली की तरह। तो उसी तरीके से है, झारखंड लाया है ये परिणाम आधारित बजट इस साल। हाल ही में असम के लाल चावल, जिसको बाव धान बोलते हैं, ये असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास उगाया जाता है। इसकी पहली खेप को एक्सपोर्ट किया है हमने, किस देश के लिए किया है? अमेरिका को हमने भेजा है लाल चावल या बाव धान, ऑप्शन नंबर सी। जैसे काला नमक चावल जो है, ये हमने लास्ट मंथ आपको बताया था, सिद्धार्थनगर का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है काला नमक राइस, इसको भी हमने एक्सपोर्ट किया था। किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया था काला नमक चावल? सिंगापुर को। तो ये सब फैक्ट आप रिकॉल किया करिए, पढ़ने में आसान रहेगा, बार बार नहीं पीडीएफ या फिर कोई भी मैगजीन आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, सिमिलर तरह के इवेंट्स को रिवाइज करिए, लिख लिख कर याद करिए। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि यूके क्या करने वाला है कि जितने भी छोटे मोटे चोरू चक्के वहाँ पर रिहा होंगे अब जेल से अपनी सज़ा पूरी करके, उनको जीआई टैग पहना देगा एक, या फिर जीआई चिप लगा देगा उनके शरीर में, जिससे उनकी मॉनिटरिंग की जा सके कि अब वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, लोकेशन उनकी ट्रेस करने की कोशिश करेगा यूके। तो अपनी तरह का पहला प्रयोग है, ये सब पूछा जा सकता है, कहीं पर भी आप लॉ से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये सब पूछ लेते हैं। तो दूरसंचार उपकरण प्रमुख जो है HFCL लिमिटेड, कानपुर और आगरा में जो ये मेट्रो बन रही है, कानपुर में जैसे मेट्रो बन रही है, तो वहाँ पर खाली मतलब स्ट्रक्चर खड़ा करने से नहीं होता है, फिर बाद में ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर दूरसंचार प्रणाली यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करने की। तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करने के लिए आगरा और मेट्रो स्ट्रक्चर्स में HFCL लिमिटेड ने ये प्रोजेक्ट जीत लिया है, इसकी बिड जीत ली है। 221 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट अब इनको मिल गया है। HFCL लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के क्षेत्र में हमारे मंत्रालय के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक अच्छे लेवल की कंपनी है। तो ये पूछ सकते हैं, यूपीजीके का ही पार्ट हो गया कि आगरा और मेट्रो प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उसमें टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स कौन लगाएगा? तो वो लगाएगा HFCL लिमिटेड। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद CSIR ने जो ये आपका फ्लोरिकल्चर कैंपेन शुरू किया है, तो इसका शुभारंभ किसने किया आपको बताना है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अभियान की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 4 मार्च 2021 को किस राज्य की सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू की है? रात्रि सफारी शुरू की है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ कहाँ पर शुरू की है ये भी लिखा हुआ है। नाइट सफारी शुरू हुई है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में और पेंच नेशनल पार्क में। अगला सवाल यहाँ पर है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो भारतीय रेलवे ने एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर निकाला है 139। उसके बाद जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल ने बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है, सही है। उसके बाद है कि गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विमेन विल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो सारे स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, सारे सही है। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जबलपुर सर्कल का उद्घाटन किसने किया है? तो जबलपुर सर्कल का उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट जी ने, ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद जी। अगला सवाल है, कौन सा कथन सही है। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को एकल गैर चूक या फिर गैर जब्त योग्य आरक्षित निधि के रूप में मंजूर किया है, यानी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि अब एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड बन गई है। आरबीआई ने IDBI बैंक को अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की कैटेगरी से बाहर कर दिया है इसके सुधार को देखते हुए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, रेलिवेंट एग्जाम के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर ललित कला एकेडमी पर रविंद्र भवन गैलरी में अक्षय पात्र नामक अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था प्रहलाद सिंह पटेल जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल में 3 स्टेटमेंट है। पहला कि यूरोपियन यूनियन ने अपने प्लान 2030 डिजिटल कंपास योजना को जारी कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य इनवाइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर अब 50 करोड़ रुपए कर दिया है। और सरस आजीविका मेला अभी नोएडा में लगा था। तीनों स्टेटमेंट सही है अपने आप में, आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। इसमें हमको बताना है कि पहला पोजीशन किसने पाया है। पहला पोजीशन मिला है यहाँ पर सिंगापुर को, और इंडिया को इन्होंने ओवरऑल 26वें नंबर पर रखा था एशिया पैसिफिक में, और ओवरऑल इंडिया की रैंक क्या 140वीं हम देख चुके हैं सेक्शन वाइज में भी। अगला सवाल है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अभी हाल में न्यूज़ में था, अपनी 8वीं वर्षगांठ इन्होंने मनाई, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको पता होना चाहिए। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है, ये पता होना चाहिए, आपको पूछ सकते हैं कभी। और डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सही है। इंटायर रेल नेटवर्क जो है पीयूष गोयल जी के अनुसार फुली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 2023 तक, और पूरा रेल नेटवर्क रिन्यूएबल एनर्जी पर रन करेगा 2030 तक। ये जानकारी हमारे रेल मंत्री जी ने दी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि सारे कथन सही है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पैट्रियोटिज्म थीम पर, यानी देशभक्ति थीम पर आधारित बजट जारी किया है? ये किया है नई दिल्ली में किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इनकी थीम थी पैट्रियोटिज्म। अगला सवाल है कि किस राज्य की महिलाओं के स्वामित्व वाले मतलब किस राज्य ने महिलाओं के स्वामित्व वाले जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक्सेलरेटर बेंगलुरु इनिशिएटिव लिया है? ऑब्वियसली बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में, तो ये इनिशिएटिव भी वहीं का है, ऑप्शन नंबर बी। तो विमेंस डे के अवसर पर कई सारी योजनाएं आती हैं। स्मार्ट अप उन्नति, ये कौन सा बैंक लेकर के आया है जिससे विमेन लीडर्स को ये, या फिर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये मेंटोरशिप प्रदान करेंगे, ठीक है। ये किया है HDFC बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट अप उन्नति। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के बारे में बताना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया, जो है मतलब शुभारंभ की घोषणा की है। इसको ऑफिशियली मोदी जी लॉन्च करेंगे। महोबा जिले के धसान नदी पर बनाई जा रही है। सारे के सारे कथन सही हैं, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में किस देश ने महिलाओं पर जो बुर्का मतलब रखा जाता है उसके लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर जो है अपनी सहमति दी थी रेफरेंडम पर, और सहमति मंजूर कर ली गई है स्विट्जरलैंड में। और श्रीलंका में भी न्यूज़ आई थी कि वो जल्द ही जो है बुर्के को या नकाब को बैन कर देंगे अपने कंट्री से, और इसके लिए रेफरेंडम कराया था स्विट्जरलैंड में, और रेफरेंडम में सभी ने वोट दिया है कि हाँ ये बैन कर दिया जाना चाहिए, फुल फेस कवर बैन कर दिया जाना चाहिए किसी भी फॉर्म में। दस्तलिक के बारे में आप देख चुके हैं सेक्शन वाइज न्यूज़ में, सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हो रहे हैं दस्तलिक के बारे में। दस्तलिक पिछले साल हुआ था उज्बेकिस्तान में, इस साल चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है भारत में, और ये सेकंड एडिशन था, और इसमें सेनाएं शामिल हुई थी दोनों देशों की, उज्बेकिस्तान और भारत की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है डी। अभी इस मंथ न्यूज़ आई है कि जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जारी कर दिया है, मतलब डेवलप कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसका कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। फुगाकू को बिल्डअप किया है जापानीज साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है राइकेन और फुजित्सु। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने 14वीं पंचवर्षीय योजना अपनी जारी कर दी है? ये चाइना ने अभी अपनी 5 ईयर प्लान जारी किया है, 2021 से 25 तक इनका चलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, आपको इसका उत्तर पता है, सेक्शन वाइज में हम देख चुके हैं। 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला प्लेयर कौन बनी है? मिताली राज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एपीडा का एक वर्चुअल ट्रेड फेयर लगा था, उसके बारे में बताना कौन सही है। ये एपीडा का पहला जो है कह सकते हैं वर्चुअल ट्रेड फेयर था, 10 से 12 मार्च तक चला था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपीडा बोलते हैं शॉर्ट में, ये पहला इसका वर्चुअल ट्रेड फेयर था, और इसकी थीम थी द इंडियन राइस एंड एग्रो कम्युनिटी। दोनों स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ 1 और 2। जो भी एग्रीकल्चर का पेपर आने वाला है ना, उसमें बेसिक कृषि के अलावा ये कृषि के करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं, आप लोग देखते रहिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा। उसके बाद हमको बताना है कि इनमें से किस देश ने कोविड-19 एपिडेमिक से लोगों को बचाने के लिए सबसे बड़े अब तक के अपने देश के टीकाकरण क्लिनिक को लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला देश बना है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक, इसकी थीम हमने कहा था, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिक्स की कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी, इसलिए ज़्यादा जरूरी है और इसी वजह से इसको लिया गया है। तो भारत ने अध्यक्षता की, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। उसके बाद हमको बताना है काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया था जहाँ का ये GI टैग है, मतलब ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जहाँ का सिद्धार्थनगर में, ऑप्शन नंबर बी।
अब इसमें आपको गलत कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है कि 18 मार्च 2021 को इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव यूएस के साथ मिलकर के शुरू किया है। ये सही है, इस वजह से गलत नहीं है। उसके बाद एनर्जी स्वराज यात्रा बस करके एक बस डेवलप की है भारत में, जिनको सोलर गांधी कहा जाता है। आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सोलंकी ने इसे बनाया है और इस पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने यात्रा भी की थी बैठ करके। तो ये भी सही नहीं है, मतलब ये सही है, इस वजह से गलत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। जब दोनों सही है तो गलत कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 19 मार्च 2021 को ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। इसका शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ किया गया था श्री राजकुमार सिंह के द्वारा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये पैन इंडिया स्कीम नहीं है। कुछ सिलेक्टेड राज्यों के, कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के, कुछ सिलेक्टेड गांवों में ही बांटी जाएगी। EESL जो कंपनी है, ये कह सकते हैं हम लोग CESL लिमिटेड इसको बोल सकते हैं हम लोग, और स्टेट रन एजेंसी है। ग्राम उजाला प्रोग्राम ये लोग लेकर के आए हैं। इसमें कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में, पहले स्टेट में जैसे आरा बिहार में है, वहाँ पर 10 रुपये में एलईडी मिलेगा। वाराणसी मतलब ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मिलेगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में यहाँ के कुछ सिलेक्टेड गांवों को 10 रुपये में एलईडी बल्ब मिल जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र में, और कुछ सिलेक्टेड विलेजेस वेस्टर्न गुजरात के। तो फर्स्ट फेज में ये है, ये पैन इंडिया स्कीम नहीं है। 1 मार्च 2021 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना नवा स्थापना दिवस मनाया। मैंने शायद अभी वीडियो में 8वां बोल दिया था, इसको नवा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला सही है और दूसरा भी सही है। अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी जो है बोइंग, ठीक है, इसने ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया। लड़ाकू विमान जैसा है, ध्यान रखिएगा। अभी प्रोटोटाइप बना है, देखते हैं आगे चल करके क्या डेवलपमेंट होती है इसमें, अभी काफ़ी समय लगेगा। इस प्रोटोटाइप का नाम एक बार देख लीजिएगा, इसका नाम है लॉयल विंगमैन। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में यहाँ पर चेंजमेंट किया है। कैबिनेट ने कहा है कि पहले जैसे 20 सप्ताह की लिमिट थी, अब 24 सप्ताह इसको कर दिया जाएगा। 24 सप्ताह तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अब भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने एक और हमारा जो रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र का, उसको दे दिया है, CST को बेसिकली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को अब दे दिया गया है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का गोल्ड सर्टिफिकेशन। और ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का गोल्ड सर्टिफिकेशन दूसरा है ये स्टेशन, भारत का और महाराष्ट्र का पहला जिसको मिला है। केवड़िया को मिल चुका है 26 जनवरी को, आपको याद होगा हमने आपको पिक दी थी फ्री टेलीग्राम में कि ये IGBC ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है केवड़िया गुजरात में, और दूसरा ये भारत का बन गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र का पहला है। अब अगले सवाल में 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने चीन के बीजिंग में संघाई सहयोग संगठन सचिवालय में नवरोज फेस्टिवल में भाग लिया, ठीक है, सही है ये। उसके बाद भारत और फ्रांस ने तीसरे संयुक्त उपग्रह मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद भारत में हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए एक हवाई रडार सर्वे तैयार किया जाएगा। तो सही है, ये सब तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। कैच द रेन इनिशिएटिव के बारे में थोड़ी बात पहले कर चुके हैं। कैच द रेन इनिशिएटिव मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। ये 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा मानसून सीजन में, और इसकी थीम कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। गलत कथन का चुनाव करना है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र के निजी अंतिम उपभोग व्यय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, ठीक। उसके बाद UNDP ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा इनिशिएटिव शुरू किया। सही दिशा, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, मतलब दोनों सही है तो गलत कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, कोई गलत नहीं, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि 21 मार्च 2021 को राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में उन्नत हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए बेसिकली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 930 मिलियन टन से अधिक भोजन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। सही है ये। उसके बाद है कि न्यूजीलैंड में विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनेगा। ये गलत है, क्योंकि ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया में, ना कि न्यूजीलैंड में। ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला प्लेटिपस सेंचुरी, और 2022 तक ये कंप्लीट हो पाएगा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने 2 वर्षों के लिए सरस्वती नदी के अध्ययन हेतु एक सलाहकार समिति का सृजन किया है। इस समिति की अध्यक्षता जो भी कल्चर मिनिस्टर होंगे भारत के वो करेंगे। सही है। और ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मॉरिन ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में PV सिंधु को हरा दिया था। ये हम देख चुके हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर सेक्शन वाइज में। कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है, सारे सही हैं। डी। इसरो के जो चीफ हैं के सिवान जी, इन्होंने 3 स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स को इनॉग्रेट किया है। ये कहाँ पर है? ठीक है, ये नागपुर में है, एक भोपाल में है और एक राउरकेला में, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए। वनवासी समागम के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये किया गया। सही है। उसके बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसमें अपना जो है अभिभाषण दिया। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ करेक्ट। हाल ही में किसने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा स्वतंत्रता मार्च बेसिकली होगा, ये शुरू हो चुका है, इसको हरी झंडी दिखाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। तो ये किसने किया है? ये किया है PM मोदी जी ने, फ्लैग ऑफ किया है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की पदयात्रा को। कहाँ से किया गया है? दांडी से, ठीक है, साबरमती आश्रम से। अगले क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट। पहला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब में स्थापित किया जाएगा।
मतलब ये किया गया था, ठीक है। फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च ये पंजाब में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चित भवानंद जी की जो भगवत गीता का किंडल एडिशन आया है, इसको अभी लॉन्च किया था ऑफिशियली। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगामी ई कॉमर्स पोर्टल जो है भारत ई मार्केट के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये भी सही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत का स्वदेश निर्मित पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है भारत ई मार्केट। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे सही है। इनमें से किन दो देशों के द्वारा संयुक्त रूप से चंद्रमा पर या उसके आसपास एक अनुसंधान स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? कौन बनाएगा ये बनाएंगे चाइना और रशिया, ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं हशमतुल्लाह शहीदी, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट में रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का लोकार्पण किया, सही है। और चीन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए वायरस पासपोर्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी, बहुत करेक्ट। भोपाल में सेंटर फॉर एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोफॉलिक मटेरियल्स एंड एनालिटिकल हाई रिजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया है? ऑब्वियसली ये जो है स्वास्थ्य मंत्री करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बेसिकली डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। उससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि ये जो एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग जियोफोलियोमेरिक मटेरियल्स एनालिटिकल हाई रिजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी खुल रही है कहाँ पर? भोपाल में। एमपी स्पेसिफिक न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा इसको, एमपी वाले। हाल ही में किस देश के बंदरगाह का दौरा भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कुलिश और आईएनएस सुमेधा ने पहली बार किया था? तो ये जहाज गए थे बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश वित्तीय वर्ष 2021-2022 के वार्षिक बजट में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने के साथ पहला राज्य बन गया है जिसने जेंडर और चाइल्ड बजट जारी किया है सेपरेटली, सही है ये। और उसके बाद भारत ने केंद्र स्तर पर, मतलब ये जेंडर बजटिंग ये नई नहीं है, केंद्र स्तर पर जेंडर बजट यूनियन बजट के साथ पेश किया जाता रहा है। 2005 में सबसे पहली बार पेश किया गया था, 2005-2006 में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था फैक्ट, तो इसको हमने ले लिया जिससे आगे भी आप याद रखें, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला सवाल है कि 4 मार्च 2021 को डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया था, ये हम देख चुके हैं, सही है। अमेरिका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा पर व्यय करने वाला देश है, ये भी सही है। और केरल उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर महिला हीना फातिमा को नेशनल क्रेडिट कोर में शामिल करने की अनुमति दी है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए महिला बचत खाता सुविधा लॉन्च किया था? तो यह है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में एक योग आयोग की स्थापना की जाएगी, सही है। उसके बाद इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला कंट्री बन गया है रशिया को पार करते हुए, ये भी सही है। और सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है किसके पास है, ये अभी हम आगे देखेंगे। पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को अब शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली पहला वाला गलत है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में स्थापना की जाएगी ना सबसे पहले योग आयोग की, ना कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये वाला रॉन्ग है, हरियाणा में स्थापना की जाएगी। तो इसमें ये वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट, पहला वाला रॉन्ग। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार पैल वी लिबर्टी भारत के किस राज्य में विकसित की जाएगी? पैल वी करके जो कंपनी है ये फ्लाइंग कार्स गुजरात में बनाएगी, ऑप्शन नंबर बी। सामिया सुलू तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, क्योंकि मेजर जनरल मतलब वहाँ पर जो राष्ट्रपति थे वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट थी वहाँ पर, उनकी जगह पर ये आ गई हैं, ठीक। नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल बाबगना मोंगुनो ने नई दिल्ली में यात्रा की थी, ये आप याद रख सकते हैं। हमसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किस कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अभी मार्च में यात्रा की? तो ये नाइजीरिया के थे, NSA। RBI ने 2 करोड़ रुपये का फाइन लगाया है अभी हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, क्योंकि नॉन कॉम्प्लाइंस, मतलब उन्होंने नॉर्म्स वायलेट करने के लिए इनको फाइन लगाया है 2 करोड़ का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। RBI से रिलेटेड न्यूज़ सारी छोटी छोटी भी आप याद रखिएगा, यूपीपी से पूछ लेता है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है इसको 2021-22 से लेकर कब तक अप्रूव किया गया, कितने साल के लिए? ये वाला सवाल आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि गुजरात सरकार ने 2 मेगा कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, सही है। और एंटीगा में T20 मैच श्रीलंका के खिलाफ चल रहा था, वेस्टइंडीज़ के किरण पोलार्ड ने 6 छक्के लगा दिए और कुल मिलाकर तीसरे इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं हर्षल गिब्स युवराज सिंह के बाद, जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। बेंगलुरु शहर में कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है, ठीक है। भारत नेपाल मैत्री विकास साझेदारी के तहत रूपंदेही में नाहरपुर माध्यमिक विद्यालय में एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए नेपाल को 44 करोड़ रुपए 44 करोड़ नेपाली रुपए भारत दान देगा। किरण बेदी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में उनकी सेवा के लिए बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया है हैदराबाद में, सही।
सही है ये। उसके बाद भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली में किया गया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। और बाकी डिटेल्स भी इसमें दी हुई है, आप देख सकते हैं। हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस स्टेशन के गाचीबावली पुलिस स्टेशन में ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित की गई है। परमानेंट हिंदूज कमीशन के बारे में ये आपको पता है, ये ट्रीटी चलती आ रही है। तो ये बैठक इस साल वाली नई दिल्ली में हुई थी, एक साल वहाँ होती है, एक साल यहाँ होती है। तो भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसने किया? प्रदीप कुमार सक्सेना ने। पाकिस्तानी नेतृत्व किसने किया? सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने। और दोनों पक्षों की पिछली बैठक अगस्त 2018 में हुई थी, यूपीपी से 2018 से पहले। हमको याद है काफ़ी सर ने वीडियो बनाया था इसमें कि क्या ट्रीटी है, भारत इसको क्यों नहीं तोड़ता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में भी, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका आंसर डी होगा। उसके बाद ऊर्जा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत ने रूस के मॉस्को में 2 मार्च 2021 को इंडिया एनर्जी हाउस खोला है, ठीक है। उसके बाद इंडिया एनर्जी, ये जो मतलब इंडिया एनर्जी हाउस होगा, इसमें 5 संस्थाएं शामिल होंगी, उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ करेक्ट। रशिया रॉकेट कैरियर जो है सोयूज 2.1A, इसके बारे में बताना है। रूस ने कजाकिस्तान को बैकनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1A लॉन्च वाहन पर 38 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद सोयूज 2 प्रक्षेपण यान का पहला पूर्णतः व्यावसायिक प्रक्षेपण था, ये भी सही है। और 38 उपग्रहों में से चैलेंज 1 सैटेलाइट जो है ट्यूनीशिया का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह था। ट्यूनीशिया का उपग्रह टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया है। तो इसमें खाली ये थर्ड वाला एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकते हैं जब भी पहला शब्द जुड़ा हो तो वो करंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, आंसर हो जाएगा डी। डबल म्यूटेंट वायरस जो है कोरोना वायरस का, ये कहाँ पर सबसे पहले देखा गया है? हाल में इंडिया में देखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक के बीच अंतराल को कितने सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये बढ़ाया जाएगा 8 वीक तक, ठीक है। पहले 4 था, अब 8 वीक तक बढ़ाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए किन 2 देशों के समझौते के लिए मंजूरी दी है? तो ऑब्वियसली इंडिया और जापान यहाँ पर सहयोग करने वाले हैं। बायलैटरल कॉपरेशन यहाँ पर होगा वाटर रिसोर्सेज के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान। अगला क्वेश्चन है कि भारत और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मतलब भारत का ये जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला सबसे पहले टीबी फ्री घोषित होने वाले 2 स्थान बन गए हैं। यानी कि टीबी फ्री ये घोषित हो चुके हैं ये 2 स्थान। अभी ट्यूबरक्लोसिस डे के दिन ये घोषित किया गया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। उसके बाद गोवा में इस साल सिग्मो या सिग्मोत्सव मनाया जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद गोवा सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 में मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना की घोषणा की है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी करेक्ट है। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल में इस्तीफा दे दिया था? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह आ गए हैं, आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस देश ने सहयोग के लिए मंजूरी दे दी है कि वो खेल और युवा मामलों में भारत के साथ सहयोग करेंगे? तो कौन सा देश करने वाला है? ये करेगा मालदीव, ऑप्शन नंबर बी। जन औषधि दिवस के बारे में आपको बताना है। तो जन औषधि दिवस 2021 के बारे में 1 से 7 मार्च तक पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया गया, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी की इस योजना को जो इम्प्लीमेंट कर रही एजेंसी वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, और इसकी थीम थी सेवा भी रोजगार भी। तो हमारे सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, आंसर हो जाएगा इसमें डी। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि हमारे देश का 75वां जन औषधि केंद्र कहाँ पर खोला गया, अगर ये पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिलोंग, ठीक। शिलोंग हमारा जो है 100th स्मार्ट सिटी भी है, ये भी याद रख सकते हैं, कई बार यूपी से पूछता रहता है। 100th स्मार्ट सिटी कौन है भारत का? वो था शिलोंग, 2018 में बना था, अभी भी पूछ सकते हैं। और 75वां जन औषधि केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम के तहत अब मेरा राशन मोबाइल ऐप जारी किया गया है, सही है ये। और उसके बाद है कि RH-560 साउंडिंग रॉकेट जो है हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। झारखंड कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 75% जॉब्स अपने लोकल्स के लिए वो लोग रिजर्व रखेंगे। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में एस्टेरिक्स किसने किया? एस्टेरिक्स जो है बेसिकली ये अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है। अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास अभी हाल में किया है फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक आयुर्वेद मिशन के बारे में। चौथा ये वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव था बेसिकली, मिशन नहीं। तो इसमें 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल मोड में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया, सही है। इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम, और इंटरनेशनल डेलीगेट असेंबली का आयोजन किया गया था। ग्लोबलाइजिंग आयुर्वेदा स्कोप चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसमें, आपको बस ये याद रखना था कि इस साल 2021 में हमने चौथे नंबर का वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव सेलिब्रेट किया। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? ये लॉन्च की है कर्नाटक ने। जब पहली कोई नीति आती है राज्य की तो पूछी जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, पहला स्टेटमेंट है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB द्वारा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट या फिर प्रिज्म नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत
2 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। दोनों यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में ब्याज मुक्त ऋण अभी तक कोई प्रदेश नहीं दे रहा था, अब ऐसा ऋण देने का निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। इनमें से किन 2 कंट्रीज़ ने साथ मिलकर के ब्राउन कोल से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो ये ऐसा करने वाले देश हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो कोल डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज जो कि जापान का है वो मिलकर के ब्राउन कोल रिजर्व में से हाइड्रोजन का निर्माण करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक इकाइयों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने के आदेश दिए थे? उत्तर प्रदेश ने कहा था कि जितने भी मतलब ये सार्वजनिक संपत्तियों पर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स खड़े हैं सबको हटाया जाए, इससे डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ सके रोड्स पर। अगला क्वेश्चन है कि 3 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए MOU साइन किया है? फिजी के साथ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में भारत सहयोग करेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने तय किया है कि ग्लासगो में जो अगला COP होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये आपको याद भी रखना है, ठीक। उसके बाद ग्लासगो में वहाँ पर जो ये होगा उसमें वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करना चाह रहा है IESA। भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित की जाएगी। हम पिछले मंथ भी बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो गया आपका। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, इस वजह से आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? सांगे जो है आपका इक्वाडोर में है, ठीक, इक्वाडोर में। इटली में माउंट एटना, इक्वाडोर में ये सांगे वाला हो गया। फुजियामा जापान में, और भी जो एक्टिव वोल्केनो है उनकी लिस्ट आपको ध्यान रखनी चाहिए, मिलाने को आ सकता है वोल्केनो और माउंटेन UPPCs में। NPCI ने भीम UPI एप्लीकेशन पर UPI हेल्प लॉन्च किया है, हेल्प डेस्क के फॉर्म में। उसके बाद भारतीय कंपनियां फिनलैंड के साथ 5G और 6G टेक्नोलॉजीज में भारत में उपयोग करने के लिए विकसित करेंगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको याद रखिएगा जब तक नया नहीं आ जाता। भारत का इस समय सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? इराक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा है? इराक, ये भी आ सकता है, और जो हमने सेकंड बताया वो भी आ सकता है, अमेरिका। इनमें से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सिंगापुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो तो आपको पता होगा, नर्मदा में ओंकारेश्वर डैम पर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, लेकिन वो ऑपरेशनल हो पाएगा 2023 तक। इस बीच एक और जो है न्यूज़ आ चुकी है, न्यूज़ आ रही है कि तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में रामगुंडम में NTPC का जब प्लांट शुरू हो जाएगा मई जून 2021 तक, तो ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बन जाएगा। तब हम नर्मदा वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये सब फैक्ट जो है एकदम मतलब पता रखिए, ये कहीं पर भी घुमाया जा सकता है, पूरा फैक्ट पता होना चाहिए। नर्मदा वाला प्लांट 2023 तक ऑपरेशनल होगा, तब विश्व का सबसे बड़ा बनेगा 600 मेगावाट वाला। लेकिन जो है कह सकते हैं कैपेसिटी के तौर पर अगर सबसे पहले ये चालू हो गया मई जून 2021 तक, तब तक ये रहेगा जब तक ये वाला ऑपरेशनल नहीं हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाल ही में शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र में आग लग गई थी, कहाँ पर पड़ता है? ये पालिताना में पड़ता है, भावनगर में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर टी, गुजरात। ये सबसे ऊंचा जो पियर ब्रिज बन रहा है पूरे विश्व का, भारत में भारतीय रेलवे इसको बना रहा है। ये कहाँ पर बना रहा है? ये हम लगातार सुन रहे हैं, जब कंप्लीट होगा तो इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। हम ये जो है 359 मीटर की ऊंचाई पर ये पुल से कनेक्टेड ब्रिज बना रहे हैं, खंभों पर बना हुआ। ईफिल टावर से भी ये ऊंचा है। और ये किस रिवर पर बन रहा है? ये भी याद रखिएगा, चेनाब रिवर पर ये बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कौशल्या मातृत्व योजना कब शुरू की गई थी? कौशल्या मातृत्व योजना है छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अनाउंस किया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कि 2 केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर खोले जाएंगे। एक बेलगावी कर्नाटक में खोला जाएगा और एक खोला जाएगा रोपड़ पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। 6th इब्सा फोरम के बारे में बताना है, इब्सा वीमेंस फोरम के बारे में बताना, वर्चुअल मोड में हुआ था, ये हम देख चुके हैं, सही है। और इसकी अध्यक्षता स्मृति जुबिन ईरानी ने की थी भारत की तरफ से, ये भी सही है। और इस मीटिंग को मतलब कह सकते हैं लीड किया था भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। इनमें से किस राज्य ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए समर अभियान लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है झारखंड ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में एक GI महोत्सव मनाया गया था वर्चुअल तौर पर, और इसको ऑर्गेनाइज किया था हम लोग कह सकते हैं ट्राइफेड ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यानी लबासना ने, संस्कृति मंत्रालय ने भारत सरकार के सहयोग से। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। अगला हमारा सवाल है कि जस्टिस NV रमण जल्दी हमारे 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। शिक्षा, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महात्मा गांधी की पहली ओडिशा यात्रा पर, जो 100 वर्ष अभी पूरे हुए मार्च 2021 में, 23 मार्च 2021 को बेसिकली, तो उस पर एक कह सकते हैं मेमोरेबल या कमेमोरेटिव डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। 23 मार्च 1921 को पहली बार गांधी जी ने ओडिशा का दौरा किया था, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सारे सही हैं।
अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 से 25 मार्च तक कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन किया, ये सही है। केला महोत्सव का आयोजन किया, सही है। मैत्री एक्वाटेक करके एक कह सकते हैं मेक इन इंडिया कंपनी है भारत में, मैत्री एक्वाटेक, इन्होंने विशाखापट्टनम स्मार्ट सिटी में विश्व का सबसे पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क लगाया है, जिसका नाम मेघदूत है। अब हम पहले इसकी पिक दिखा देते हैं आपको। अब मैत्री वाटर टू एयर कियोस्क में खास बात यह है कि इसमें कभी पानी नहीं भरा जाएगा बाहर से। एक्चुअली ये क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है वाटर नॉलेज का, और पर्यावरण में मौजूद जो मॉइस्चर होता है, जितना भी मॉइस्चर मौजूद होता है, उसी से वाटर हार्नेस करता है और देता है। यानी कि ड्राउट प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर टेबल बहुत नीचे है, वहाँ के मॉइस्चर को हार्नेस करके ये पानी बनाएगा और यहाँ पर लोग ले सकते हैं। तो ये है कुल मिलाकर, यानी कि हवा से पानी बनाएगा ये मैत्री एक्वाटेक के द्वारा बनाया गया ये मेघदूत। सो तभी इसे हम वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क के नाम से जानते हैं, यानी कि हवा से जो पानी बनाएगा, हवा में मौजूद मॉइस्चर से जो पानी बनाएगा। उसके बाद मेघदूत के बारे में हमने सब बता दिया आपको। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जा रही हैं। मेघदूत से क्वेश्चन आना लगभग तय है आपके पेपर्स में, इसको देखिएगा। इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के नीचे एक टेलीस्कोप तैनात किया है या टेलीस्कोप इंस्टॉल किया है? तो ये किया है रशिया ने, ऑप्शन नंबर बी, रशिया ने किया है। इसमें आपको बताना है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है ये किसने अनाउंस करी है। अनाउंस करी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस डेट से लागू होगी इंपॉर्टेंट है। ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आएगी, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पशुओं के लिए भारत की पहली डेडिकेटेड मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि मतलब देश में पहली बार ऐसा होगा कि पशुओं के लिए, यानी कि वेटरनिटी एम्बुलेंस मोबाइल तौर पर अवेलेबल होगी। मतलब कॉल करिए और कोई पशु बीमार है तो उसको फिर एम्बुलेंस ले जाएगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट में बताया था कि वो जो उनके डेजर्ट इलाके हैं, कोल्ड डेजर्ट वाले, उनमें सीबक थॉर्न लगाएंगे। सीबक थॉर्न जो है, इसके बारे में आप सर्च करिएगा। सीबक थॉर्न के मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये जो है इकोनॉमिकली उगाया भी जा सकता है, तो इसको प्रमोट करेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिला करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा डी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवाओं और डेनमार्क सरकार के साथ समझौता किया है। क्यों किया है? जिससे कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में और विंध्य रीजन में जो डिस्पैरिटी है, यानी कि कहीं ड्रॉट रहता है, कहीं पर जल प्लावन हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो ऐसे जिलों को जोड़ेगा, नल कनेक्शन प्रदान करेगा ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में, और वाटर लॉग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी कमियों को दूर करेगा कि वहाँ पर पानी क्यों जमा हो जाता है। यूपीजी के संबंधित फैक्ट्स हैं इसमें, इस वजह से हमने इसको लिया है। आंसर हो जाएगा डी, दोनों सही हैं। अभी हाल ही में बुंदेलखंड रीजन में जो ड्रॉट की समस्याएं हो जाती हैं, उससे निपटने के लिए इजराइल के साथ भी प्रदेश सरकार ने समझौता किया था, और ये एक और समझौता हो गया। जल शक्ति मंत्रालय ने ये किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज और डेनमार्क की सरकार के साथ। ये पूछ सकते हैं किस देश की सरकार के साथ? डेनमार्क के साथ। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है अफगान पीस मीट जो हुई है हाल में, इसको होस्ट किसने किया है? अफगान पीस मीट को होस्ट किया है रशिया ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला मोबाइल सेवा ऐप स्टोर बनाया है। ऐप स्टोर जो गूगल का होता है उसके जैसा भारत ने स्वदेशी निर्मित किया है, सही है। उसके बाद 16 से 31 मार्च तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने छात्रों के लिए जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम में टून्स मीडिया ग्रुप और यूएसओ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है समझौता करने के लिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं अपने आप में। हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? तो पोषण अभियान यहाँ पर शुरू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्पेसिफिकली बुजुर्गों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला फैक्ट हम देख ही चुके हैं। कौन से राज्य की सरकार ने वेटरनरी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने, यानी कि जानवरों के लिए भी मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध होगी। वाटर रैशनिंग करने वाला पहला कंट्री यहाँ पर कौन सा बनने जा रहा है? बहुत तगड़ी वाटर क्राइसिस आई हुई है ताइवान में और टाइफून्स के कारण, तो यहाँ पर वाटर रैशनिंग करेगा ताइवान, ऑप्शन नंबर ए। 23 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री जी ने नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में आम जनता के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर, ये कहाँ पर खोला गया है? हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। विशाखापट्टनम या वाइजैग स्मार्ट सिटी में खोला गया है, आंध्र प्रदेश में। मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर दोनों ही विशाखापट्टनम में स्थापित किए गए हैं। और कौन सा मतलब हमारा स्टार्टअप इसको संचालित कर रहा है? मैत्री, और उसका नाम क्या है? मेघदूत नाम है, वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क का। ये सब हम देख चुके हैं अभी पहले। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? 67वें फिल्म अवार्ड्स में ये मिला है सिक्किम को, ऑप्शन नंबर ए। मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये बांग्लादेश के रामगढ़ से भारत में सबरूम को जोड़ती है और फेनी नदी के ऊपर बनी हुई है ये मैत्री परियोजना, मैत्री कह सकते हैं सेतु। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अब इसमें इनकरेक्ट बताना है। अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? इसमें न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, गलत है। इसका आयोजन होगा
आपका क्योटो में, जापान में। तो पहला गलत हो गया, ओनली वन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और जोल सिंगमा नाम की एक दवा अभी चर्चा में आई थी, जिसका प्राइस एक डोज का 18 करोड़ रुपए करीब है, और विश्व की सबसे महंगी दवा इसको कहा जा रहा है। फर्स्ट आइडल विमेन सेल, अभी इसका उद्घाटन मथुरा में किया गया है, प्रथम आदर्श महिला बैरक मथुरा के पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति का दूसरा फेज अपना लॉन्च किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, दोनों करेक्ट हैं, 1 और 2 बोथ करेक्ट। एक्चुअली इसमें फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि मथुरा में नहीं किया गया है। इसमें एक्चुअली करेक्ट है ओनली सेकंड, क्योंकि आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है मुजफ्फरनगर में खोला गया है पहला महिला आदर्श बैरक, ना कि मथुरा में। तो यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर वैसे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये वाला हमारा आंसर इस तरीके से बनेगा। इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है? जॉन लेपोर्टा बार्सिलोना में नए राष्ट्रपति बन गए हैं और अपने टर्म को आगे बढ़ाएंगे। देश के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन झारखंड के कालिका के रानीखेत में किया गया है। बाकी सब ठीक है लोकेशन, लेकिन ये झारखंड में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए स्मार्टअप उन्नति लाया गया है, ये सही है। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 ओनली। ठीक है, ये आपका देश का पहला वन हीलिंग सेंटर या फिर फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कालिका रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अभी चुनाव आयोग ने पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए थे 9 मार्च को, आपको याद होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का हो भी चुका है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद सीपीसीबी ने के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक दूषित स्थलों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में तीसरे स्थान पर है, ओडिशा टॉप पर है और उत्तर प्रदेश सेकंड पर है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। सेक्शनल करंट अफेयर में हम देख भी चुके हैं इनके बारे में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में यूनिसेफ ने जानकारी दी है कि दुनिया की कुल जो बाल वधुएं हैं, यानी 18 वर्ष से कम उम्र में जिनका विवाह हो चुका है, उनकी सर्वाधिक संख्या 5 देशों में है, जिनमें भारत का भी नंबर आता है। बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथोपिया, भारत और नाइजीरिया में जो है 650 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं इनकी शादी बचपन में ही करा दी गई थी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें WHO लिखा गया है, होना चाहिए क्या यूनिसेफ। तो WHO यहाँ पर रॉन्ग है, यूनिसेफ होना चाहिए यहाँ पर। ये वाला इनकरेक्ट, ये वाला करेक्ट। स्पष्टीकरण में करेक्ट दिया हुआ यूनिसेफ। अभी एक डिस्कशन हुआ था इसमें, तो ये तथ्य सामने आए, इनको नोट करिएगा। 2011 के सेंसस के अनुसार भिखारियों की सर्वाधिक संख्या जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसमें और पूरे भारत में 2011 सेंसस के अनुसार 4 लाख से अधिक बेगर्स या भिखारी हैं, और लक्षद्वीप में केवल 2 बेगर्स हैं 2011 सेंसस तक। और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है नंबर ऑफ बेगर्स में, फिर आंध्र प्रदेश का आता है, फिर बिहार का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर राजस्थान का। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, डी। राजस्थान में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेनमार्क से सहयोग करके एक उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर जल्दी स्थापित किया जाएगा, सही है। और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन को टॉप 20 ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी, दोनों करेक्ट। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह अभी जो है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में जो है उसके नए कुलपति बने हैं, सही है। ये लोकल न्यूज़ उत्तर प्रदेश की, खाली उत्तर प्रदेश के लिए रेलिवेंट है, हो सकती है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हर्षवर्धन जी ने उच्च विषाक्त उत्सर्जन को कम करने के लिए 12 मार्च 2021 को दिल्ली के निगम बोध घाट में अपनी तरह का एक ग्रीन क्रीमेटोरियम या फिर ग्रीन स्मशान का उद्घाटन किया था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, इसका डी होगा, दोनों करेक्ट है। तो इसमें पूछ सकते हैं कि ग्रीन स्मशान जो है अब इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो दिल्ली के निगम बोध घाट में। अभी जानकारी दी गई है कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ फिर टॉप पर आ गया है। अभी बीच में उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ का स्थान छीन लिया था, फिर छत्तीसगढ़ अब टॉप पर है लेटेस्ट करंट अफेयर के हिसाब से। पश्चिम बंगाल ने दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है, बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है असम के साथ। असम और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। और एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, अभी एक स्पिनर है अफगानिस्तान के राशिद खान, तो एक ही मैच में जैसे 450 करीब ओवर होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो एक ही मैच में सर्वाधिक ओवर डालने का रिकॉर्ड अभी तक शेन वॉर्न का था, उन्होंने शेन वॉर्न के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, और इस लिस्ट में चाइना जो है नंबर 1 पर है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है, फिर भारत का नंबर आता है। ये IMF के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है, भारत के अनुसार नहीं। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के टेंसा में जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड को कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस पुरस्कार सम्मानित किया गया है, और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने उज्जैन में मध्य प्रदेश में 2 स्मार्ट सड़कें बनाई हैं यहाँ, और यहाँ पर खुदाई नहीं करनी पड़ेगी बार बार। अगर वहाँ पर मेन हॉल लगाने हैं, अगर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है फिर सड़क के नीचे, तो उसको फिर खोदना नहीं पड़ेगा। इस तरह की स्मार्ट सड़क बनाई है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। उसके बाद NGT ने एक 12 मेंबर समिति बनाई है मेघालय में जो अनसाइंटिफिक माइनिंग होती है उसको कर्ब करने के लिए, और इसकी अध्यक्षता स्वयं NGT के हेड करेंगे आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। चारों स्टेटमेंट इसमें सही हो रहे हैं, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, सारे कथन सही है।
इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि बॉक्सिंग का पहला टूर्नामेंट होगा कोविड के बाद 2021 में, ये न्यू दिल्ली में होगा इंडिया में। भवानी देवी ने क्वालिफाई किया है एक फेंसर के तौर पर ओलंपिक कॉम्पिटिशंस में, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है इराक के बाद इंडिया का। ये सब हम देख चुके हैं, सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। तो पहला कथन सही है, रेगिस्तानी इलाकों में सीबक थॉर्न लगाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बजट में इन्होंने जानकारी दी अपने बजट को पेश करते समय। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा लक्ष्य था पेट्रोलियम में, पहले 2030 तक था, अब इसको कर दिया गया है 2025 तक। इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि उनका IPL 2021 का जो हम लोग कह सकते हैं ऑफिशियल पार्टनर होगा, वो होगा एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म है, उसका नाम है अपस्टॉक्स। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब इतने स्टेटमेंट हमको बताना है कौन सा सही है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। KVIC ने कोडागू डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक का, इसमें एक रीहैब परियोजना लॉन्च की है, यानी कि मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों को ह्यूमन सेटलमेंट्स में आने से रोकेंगे और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट से होने वाली घटनाओं पर लगाम लगाएंगे। ये KVIC ने किया है रीहैब, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। अब इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला करेक्ट है, ये जो डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रुटे हैं, इन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने वॉरशिप्स पर 4 महिलाओं की तैनाती करेगा भारतीय नौसेना, ये भी सही है। 1986 में आखिरी बार वॉरशिप्स पर विमेन को डिप्लॉय किया गया था, और इस विमेंस डे के अवसर पर फिर से करेगा ऐसा हमारा भारतीय नौसेना। उसके बाद आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन कर दिया गया है। अब डेट भी हम बता चुके हैं। साबरमती आश्रम से स्वतंत्रता मार्च भी लॉन्च कर चुके हैं मोदी जी, तो और इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, नौरूज फेस्टिवल इंडिया ने भाग लिया था यहाँ पर, और SCO 2021 को संस्कृति वर्ष के रूप में मना रहा है, ये सही है। स्पेन ने अभी यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया है और चौथा यूरोपियन कंट्री बन गया है पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज करने वाला। NTPC लिमिटेड को अभी रोल मॉडल अवार्ड मिला है 11वें नेशनल ह्यूमन रिसोर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 में, जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा दिया जाता है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो रहे हैं, आंसर हमारा इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद ये जो आर्किटेक्चर का जो नोबेल कहा जाता है प्रिट्जगर पुरस्कार, ये मिला है एनी लैकोटन को और जीन फिलिप वॉसल को, ठीक है। और UNDP ने सही दिशा कैंपेन शुरू किया है, ये हम देख चुके हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव, या फिर दोनों करेक्ट। एक चालक शिक्षा कंपनी है जुटोबी, उन्होंने एक अध्ययन किया है। उनके अनुसार दक्षिण अफ्रीका विश्व में जो है गाड़ी चलाने के हिसाब से दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, और चौथे नंबर पर इन्होंने ऐसे देशों की सूची में भारत को रखा है। 56 देशों की सूची इन्होंने निकाली है। थाईलैंड दूसरे नंबर पर है, और अमेरिका को इन्होंने तीसरे नंबर पर रखा है, जहां पर कार चलाना जो है काफ़ी असुरक्षित है। विश्व की सबसे सुरक्षित सड़क के रूप में इन्होंने नॉर्वे की सड़क को माना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी रोड सेफ्टी के बारे में मेंशन करना हो, ये स्टैट्स आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आ गया तो आप देख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 70,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं, और जो डेडलाइन थी उससे पहले ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। 31.35 करोड़ लोग प्राथमिक सेवाएं ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से प्राप्त कर चुके हैं सरकार के अनुसार। आंसर हो जाएगा इसमें डी। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो PSC विमेन बटालियंस हैं, विमेन वॉरियर्स के नाम पर, जो हमारी महिला योद्धाएं रही हैं पास्ट में, उनके नाम पर 3 विमेन बटालियंस जो हैं स्थापित की जाएंगी। बटालियन का नाम होगा रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर, उदय देवी के नाम पर, झलकारी बाई के नाम पर। बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में ये बटालियन स्थापित की जाएंगी। यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ है, यूपी स्पेसिफिक लोगों के ही काम आएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है।